शनिवार की शाम जब डिमोना के लोग अपने घरों में थे, तभी आसमान से मौत बरसने लगी। यह इजराइल पर ईरान का मामूली मिसाइल अटैक नहीं था, यह उस शहर पर हमला था जहां इजराइल की सबसे बड़ी ताकत छिपी है। एक 12 साल का बच्चा जो घर के बाहर खेल रहा था, वो भी इस जंग का शिकार बन गया। लेकिन ईरान ने जहां पर असली निशाना साधा था, मिसाइलें वहां तक पहुंच जाती तो जो अभी दिख रही है वो मामूली लगती। ईरान ने इजराइल की परमाणु सिटी डिमोना और दक्षिणी इजराइल में मौजूद दूसरे शहर अराद में मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों का निशाना डिमोना और अराद शहरों के रिहायशी ठिकानों के साथ साथ इजराइल का नेगेव डेजर्ट जहां पर मौजूद है डिमोना न्यूक्लियर सेंटर। ईरान ने दावा किया उसका निशाना यही न्यूक्लियर सेंटर था, लेकिन ईरान से उड़ी उन मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस ने किसी तरह इंटरसेप्ट कर दिया जो डिमोना न्यूक्लियर सेंटर की तरफ जा रही थी। लेकिन डिमोना सिटी और अराद पर ईरानी मिसाइलें कयामत की तरह टूट पड़ी। इजराइल के दोनों शहरों में तबाही और बर्बादी की तस्वीरें जो बता रही हैं, वही जानकारी इजराइल की सेना भी दे रही है, जिनके मुताबिक इन मिसाइलों में सैकड़ों किलो विस्फोटक मौजूद थे और जो लोग बंकर के बाहर थे या मिसाइल की जानकारी मिलने के बाद बंकर की तरफ भाग रहे थे, उनको ही धमाकों से बड़ा नुकसान हुआ है। वीडियो में दिखाई दे रहा है इन मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन आयरन डोम चूक गया। जब ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन्स छोड़े जाएंगे तो वो हर जगह कवर नहीं कर सकता है। मान लिए 10 टारगेट को एक साथ एंगेज कर रहा है तो बीच में 2-3 तो छूटेंगे ही छूटेंगे। तो इसी तरह से इजराइल जो है इस जगह पे चूक हुई। जहां पर इजराइल का डिफेंस चूक गया, वहां क्या हाल हुआ आपने देख लिया। लेकिन जहां पर इजराइल के डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोकने में कामयाब हो गए, उस डिमोना न्यूक्लियर प्लांट में ऐसे धमाके हो जाते तो क्या हो सकता। कल्पना कीजिए अगर इन मिसाइलों में से एक भी उस न्यूक्लियर फैसिलिटी को छू जाती तो क्या होता। क्या इजराइल आज एक नए चेरनोबिल के खतरे से जूझ रहा होता। इतिहास बताता है न्यूक्लियर हादसे कभी सीमाओं में नहीं रुकते, लेकिन ईरान ने डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर हमला क्यों किया। ऐसा करके ईरान ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। रात में ईरान की मिसाइलें इजराइल की न्यूक्लियर सिटी डिमोना को जला रही थी, लेकिन उसी दिन सुबह अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सबसे बड़े परमाणु केंद्र नतांज को निशाना बनाया था। ईरान के मुताबिक नतांज न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी, यानी जहां पर ईरान यूरेनियम का संवर्धन करता है, उसे अमेरिका और इजराइल ने बंकर बस्टर बमों से टारगेट किया। इस हमले में इमारतों को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई रेडियो एक्टिव लीक नहीं हुआ। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पुष्टि की कि नतांज पर हमला हुआ, लेकिन रेडिएशन स्तर सामान्य है। हालांकि इजराइल ने हमले की जिम्मेदारी से इनकार किया, लेकिन इस हमले के फौरन बाद ईरान ने ऐलान किया वो डिमोना न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाएगा। डेफिनेटली वो अपनी कैपेबिलिटी सिद्ध करना चाहता है, वो अपनी क्षमता दिखा रहा है कि मेरी क्षमता किसी भी जगह को मारने की आज इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं आपके न्यूक्लियर प्लांट को भी मार के ध्वस्त कर सकता हूँ। ईरान ने जो कहा वो किया भी, लेकिन ईरान जो चाहता था वो हो जाता तो क्या होता। अगर ईरान की मिसाइलें वाकई डिमोना न्यूक्लियर केंद्र पर गिरती तो क्या होता। इजराइल को इस बात का अंदाजा है ईरान जैसे देश से युद्ध के बीच डिमोना न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा उसके लिए कितनी जरूरी है। इसलिए इजराइल ने इस न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा के लिए मल्टीलेयर एयर डिफेंस तैनात किया है, यानी एरो, डेविड स्लिंग और आयरन डोम एक साथ इसकी सुरक्षा करते हैं। इसलिए ईरान की मिसाइलें लक्ष्य तक नहीं पहुंची। लेकिन अगर ये तीनों सिस्टम फेल हो जाते तो परमाणु धमाके से बड़ी मुसीबत आ जाती। डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर मिसाइल गिरती तो रिएक्टर बम की तरह नहीं फटता। प्लूटोनियम रिप्रोसेसिंग प्लांट या फ्यूल स्टोरेज पर हिट होता तो आग और विस्फोट के साथ प्लूटोनियम और सीजियम जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल हवा में फैल जाते। इस रेडिएशन रिलीज से आसपास के इलाके में सैकड़ों हजारों लोग फौरन प्रभावित होते। 30 किलोमीटर के दायरे से लगभग 2 लाख लोगों को फौरन निकालना पड़ता, यानी डिमोना और अरद जैसे शहर पूरे खाली कराने पड़ते। इसके अलावा रेडिएशन सिकनेस, जलन, फेफड़ों और हड्डियों के कैंसर का खतरा भी काफी बढ़ जाता। रेडिएशन लीक हो गई तो इजराइल ही नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट जो है उसके ऊपर असर आ जाएगा इस रेडिएशन फॉलआउट का। क्योंकि जब हवा जिस तरफ भी चलेगी, जिस देश की तरफ चलेगी, उस देश में तबाही ही तबाही होगी। इस न्यूक्लियर लीक से इजराइल के नेगेव क्षेत्र का बड़ा हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो रहा था, यानी कृषि, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होता। लेकिन इसका जवाब कितना घातक होता या फिर हो सकता है, ये जानने से पहले आपको इजराइल की न्यूक्लियर सिटी डिमोना से जुड़े
कुछ राज भी जानने चाहिए। डिमोना एक ऐसा शहर जिसका नाम दुनिया के नक्शे पर कम दिखाई देता है, लेकिन जिसकी अहमियत किसी भी राजधानी से कम नहीं है। कहा जाता है कि यही वो जगह है जहां इजराइल के परमाणु राज दफन है, और अब वहीं पर धमाके हो रहे हैं, जैसे कोई दुश्मन सिर्फ हमला नहीं बल्कि राज खोलने की कोशिश कर रहा है। डिमोना इजराइल के नेगेव डेजर्ट में एक छोटा सा शहर है, लेकिन उसके पास मौजूद सिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, जिसे डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, दुनिया का सबसे रहस्यमयी और खतरनाक न्यूक्लियर प्लांट है। इजराइल कभी भी ये नहीं मानता कि यहाँ परमाणु बम बनते हैं, लेकिन दुनिया जानती है यहीं से इजराइल की पूरी न्यूक्लियर ताकत निकलती है। 1957 में फ्रांस ने गुप्त समझौते के तहत ये प्लांट बनाने में मदद की थी। तब फ्रेंच इंजीनियर गुप्त रूप से डिमोना में रहते थे और परिवार को लैटिन अमेरिका के पते पर चिट्ठी भेजते थे। 1958 में यहाँ रिएक्टर का निर्माण शुरू हुआ और 1963 में हैवी रिएक्शन चालू हुआ और 1966 में इजराइल ने अपना पहला परमाणु बम तैयार कर लिया। बहुत से कम लोगों को मालूम होगा कि 1967 में 6 डे वॉर के वक्त इजराइल 13 परमाणु बम बना चुका था और आज इजराइल के पास 80 से ज्यादा परमाणु बम मौजूद है। इजराइल जो भी काम करता है, उनके जो भी एडवांस वेपन्स डेवलप होते हैं, वो कभी ना कभी बहुत लेट सामने आते हैं। अगर आपने देखा होगा कि वो सरप्राइज एलिमेंट बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो उस एरिया में ही एग्जैक्टली बम बन रहा है या नहीं बन रहा है, या वही उनकी जगह है या कोई और जगह है। देश वॉर में जब जाता है तो अपने एसेट्स छुपा के रखता है, दिखाता नहीं है। इजराइल कई सालों तक अपने बमों के रहस्य को छिपाता रहा और गुप्त रूप से अपने बमों की संख्या बढ़ाता रहा, लेकिन एक दिन ये रात खुल गई। डिमोना के इस परमाणु शहर के अंदर एक और रहस्य छिपा है, जिसका नाम है मशोन 2। जमीन के ऊपर तो सिर्फ 2 मंजिला इमारत दिखती है, लेकिन असली कहानी जमीन के नीचे शुरू होती है, जहां 6 से 8 मंजिला अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स बना है। यहीं पर प्लूटोनियम प्रोसेसिंग, बम असेंबली और आधुनिक बम तैयार किए जाने की बात कही जाती है। 1960 के दशक में जब अमेरिकी इंस्पेक्टर यहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिखाया गया, नीचे का पूरा राज छिपा लिया गया। लेकिन 1986 में एक शख्स ने इस खामोशी को तोड़ दिया। टेक्नीशियन मोर्देचाई वानुनु यही वो शख्स है जिसने इजराइल के परमाणु बमों का रहस्य खोल दिया था। वानुनु ने 57 तस्वीरों के साथ दुनिया को बताया, डिमोना में सिर्फ रिसर्च नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार हो रहा है। वानुनु की यह फोटो उस दौर में बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी, जिसमें वो अपनी लीक की गई जानकारी वाली न्यूज़पेपर क्लिपिंग के साथ दिखाई दे रहा है। वानुनु यहाँ की फोटो खींचकर लंदन भाग गया था, लेकिन मोसाद के एजेंट्स ने वानुनु को इटली में फंसा लिया, उसे किडनैप किया और इजराइल वापस ले गए, जहां पर वो आज भी जेल में बंद है। एक्सपर्ट मानते हैं जो राज वानुनु ने खोला था, अब उसे फाश करने के लिए ईरान ने यहाँ मिसाइलें गिराने की कोशिश की। अभी तक ना इजराइल ने कभी डिक्लेयर किया है कि वो न्यूक्लियर स्टेट है जहाँ पे उसके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। अंदेशा ही सिर्फ लगाया जा रहा है कि 90 से 200 के करीब जो है उनके पास न्यूक्लियर मिसाइल जो हैं वो वहाँ पे उन्होंने तैयार रखे थे। और माना जा रहा है इस न्यूक्लियर सीक्रेसी को खोलने की कोशिश ईरान को बहुत महंगी पड़ सकती है, जिसकी तैयारी आसमान और जमीन के साथ साथ पानी के अंदर से भी की जा रही है। ईरान ने इजराइल की न्यूक्लियर सिटी पर हमला किया। इसके बाद 3 चीजें लगभग साथ शुरू। पहला, नेतन्याहू ने अपने सबसे घातक हथियारों को रेडी किया। अमेरिकी कमांडोज ने नतांज में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी तेज कर दी और अचानक इस जंग से बाहर चल रहे ब्रिटेन की एक न्यूक्लियर सबमरीन अरब सागर में पहुंच गई, यानी अब उसकी रेंज में ईरान भी आ गया। ब्रिटेन की स्टेल्थ न्यूक्लियर सबमरीन अरब सागर में क्या कर रही है? अरब सागर में अंडर वाटर क्या खेल चल रहा है? ईरान में इजराइल और अमेरिका के ऑपरेशन का इससे क्या संबंध? ये जानने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है, इजराइल का न्यूक्लियर सिटी वाला बदला कितना खतरनाक होने वाला है। इजराइल ने डिमोना पर हमले के बाद से अब तक ईरान और लेबनान में 200 से ज्यादा टारगेट पर हमला किया है। 24 घंटे में ये बमबारी बहुत ज्यादा है। डिमोना का बदला लेने के लिए इजराइल ने ईरान के इस्फहान परमाणु केंद्र को भी निशाना बनाया है, लेकिन इजराइल इसे भविष्य की लड़ाई बता रहा है। ऐसे में इस बात की आशंका भी जाहिर की जा रही है, इस हमले को अस्तित्व के लिए खतरा मानते हुए कहीं इजराइल अंतिम हथियार यानी सैमसन ऑप्शन को सक्रिय न कर दे। सैमसन ऑप्शन का मतलब है अगर इजराइल को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश हुई तो वो आखिरी हथियार यानी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करके
दुश्मनों को भी साथ ले डूबे। ये नाम बाइबल के किरदार सैमसन से लिया गया है, जिसने मरने से पहले दुश्मनों के मंदिर को गिरा दिया था और दुश्मनों को भी अपने साथ मार दिया। इजराइल के पास ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर सबसे भीषण हमले का भी विकल्प है। अगर आज इजराइल और बम गिराने की बात करता है तो किस जगह पे गिराएगा? सेकंड थिंग है कि ईरान ने डिक्लेयर किया हुआ कि उनके पास कोई बम नहीं है मौजूद और उनके जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट है वो वहाँ से ऑलरेडी हटा लिए गए हैं और उनके पास कोई कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो बम लायक प्लूटोनियम डेवलप कर रहे हैं। ईरान के विकल्प खुले हैं, लेकिन अब ईरान से बदला लेने वाली टीम में कुछ नए नाम भी जुड़ रहे हैं। डिएगो गार्सिया में हमले के बाद अब ब्रिटेन भी इस जंग में कूद पड़ा है। मिडिल ईस्ट में रेडियो एक्टिव हो रही जंग के बीच ब्रिटेन ने एक बड़ी तैनाती की है। उत्तरी अरब सागर में टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से लैस परमाणु सबमरीन HMS एनसॉन की एंट्री हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सबमरीन को उत्तरी अरब सागर में तैनात किया गया है, यानी अमेरिका और इजराइल की स्थिति कमजोर होती है या जरूरत पड़ती है तो ब्रिटिश सबमरीन समंदर से ईरान पर मिसाइलें बरसाएगी। ये ब्रिटिश सबमरीन कई महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है, लेकिन फिलहाल हर 24 घंटे में एक बार इसे सतह पर आना पड़ता है ताकि लंदन में स्थित स्थायी संयुक्त मुख्यालय से संपर्क स्थापित किया जा सके। खबर ये भी है, फायरिंग करने से पहले सबमरीन के कैप्टन को ब्रिटिश प्रधानमंत्री से हमले की इजाजत लेनी होगी। ये ब्रिटेन की सबसे एडवांस अटैक सबमरीन है और इसकी असली ताकत छिपकर हमला करना है। ये हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर से सीधे जमीन पर हमला करने में सक्षम है। इसका आधुनिक सोनार सिस्टम इसे दुश्मन की नजर से लगभग अदृश्य रखता है, जिसका एक हमला पूरे सैन्य बेस को खत्म कर सकता है। ब्रिटेन के जंग में शामिल होने के बाद अब बाकी यूरोपीय देशों पर भी दबाव बढ़ गया है कि वो भी जंग में ट्रम्प का साथ दे। यूके ने एक स्टैंड ले लिया, उन्होंने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन वहाँ भेज दी है और उसके फाइटर एयरक्राफ्ट भी जो है इसमें अब हिस्सा ले रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डिएगो गार्सिया पे अटैक हुआ है, इस वजह से उन्होंने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन इस एरिया में तैनात की। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के तेल से ज्यादा ईरान के यूरेनियम में रुचि लेनी शुरू कर दी है। ये वो 440 किलो यूरेनियम है जो इस जंग को एक नई दिशा दे सकता है। दोस्तों, 440 किलो यूरेनियम सुनने में एक आंकड़ा लगता है, लेकिन असल में ये 10 परमाणु बमों की ताकत है। इतिहास में हिरोशिमा और नागासाकी ने जो देखा वो आज भी दुनिया के लिए एक बड़ा जख्म है और वही खतरा आज फिर सामने खड़ा है। क्योंकि ईरान ने जो 440 किलो यूरेनियम संवर्धित किया वो कहाँ है, इसके बारे में किसी को नहीं मालूम। और कहा जाता है इतना यूरेनियम किसी भी देश के पास होने से ज्यादा खतरा उसके गायब होने पर खड़ा हो जाता है। यही वजह है अब अमेरिका इस यूरेनियम की तलाश में ईरान के अंदर उतरने वाला है और इस काम को अमेरिका की वो कमांडो टीम अंजाम देगी जिसने बगदादी और ओसामा बिन लादेन को खत्म किया। अमेरिकी सील कमांडो इस मिशन को लीड करेंगे। इस टीम का हिस्सा बनने की पहली शर्त है कम से कम 2 मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम देना। एंट्री मिलने के बाद इन जवानों को 9 महीने की कठिन कमांडो ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ये ट्रेनिंग इतनी ज्यादा कठिन होती है कि पहले से कमांडो ऑपरेशन कर चुके जवानों में से भी सिर्फ 50% ही इस ट्रेनिंग को पूरा कर पाते हैं। नेवी सील के अलावा डेल्टा फोर्स, 24वीं स्पेशल स्क्वाड्रन और स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट जिसका कोड नेम टास्क फोर्स ऑरेंज है, इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने जा रही है। अगर ट्रंप के आदेश पर ये फोर्स ईरान के परमाणु केंद्रों में घुसती है तो ये इतिहास का सबसे मुश्किल ऑपरेशन होगा। लेकिन इस बीच क्या ईरान को भी एक ऐसे ऑपरेशन का इंतजार है जिसके बाद वो अपने सबसे वरिष्ठ नेता को विदाई देगा? ईरान के नेशनल सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी, जिन्हें सर्वोच्च नेता के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता था, इजराइल ने उनको 17 मार्च को मार दिया और 18 मार्च को उनको सुपुर्दे खाक कर दिया गया। ईरान में 28 फरवरी से अब तक 30 नेता और फौजी अफसर मारे जा चुके हैं और सभी का अंतिम संस्कार हो चुका है। लेकिन अब तक ईरान के दूसरे सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामनेई को विदाई नहीं दी गई। अमेरिका और इजराइल के हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई का नाम लेने पर आजकल ईरान में एक अजीब सी खामोशी नजर आ रही है। युद्ध में ईरान के कई बड़े नेता मारे गए, सबका अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन मौत के 23 दिन बाद भी अयातुल्ला अली खामनेई के शव को सुपुर्दे खाक नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ईरान ऐसा कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहता है जिसके बाद अली खामनेई को विदाई दी जाएगी। अली खामनेई की मौत के बाद मशहद में उनके अंतिम संस्कार का ऐलान हुआ था, लेकिन उसे भी टाल दिया गया। तब अत्यधिक भीड़ के अनुमान और तैयारी की कमी को वजह बताया गया था, लेकिन एक्सपर्ट सुरक्षा और मुस्तबा खामनेई के गायब होने को इसकी वजह बता रहे थे।
जब अली खामनेई की मौत हुए 22 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, तब भी उनका अंतिम संस्कार नहीं होना कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल पूछा जा रहा है, क्या खामनेई का अंतिम संस्कार युद्ध में ईरान की किसी बड़ी सफलता के बाद किया जाएगा? क्या खामनेई की मौत का बदला इजराइल या अमेरिका के किसी नेता की मौत से लिया जाएगा? अली खामनेई का अंतिम संस्कार नहीं होने की वजह कुछ भी हो, लेकिन ईरान में सर्वोच्च नेता की मौत का बदला लेने की आग भड़कती जा रही है, और अगर ये आग न्यूक्लियर केंद्रों तक पहुंच गई तो नरसंहार को कोई नहीं रोक पाएगा।